सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पोषाहार वितरण योजना, और ये योजना जो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ये सबसे लास्ट योजना है। इसके बाद आपका जो सेकेंड पेपर है, इसमें जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा चलाई गई जितनी भी योजनाएं हैं आपके उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए और प्राथमिक शिक्षा में नामांकन को बढ़ाने के लिए, ये सबसे लास्ट योजना है। इसके बाद सभी योजनाएं समाप्त हो रही हैं। और दोस्तों, आपने बहुत ही अच्छे से इस पूरे विषय को पढ़ा है और आप लगातार आपको जितने भी वीडियोस इसके हम बना रहे हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो पोषाहार वितरण योजना है या फिर मध्याह्न भोजन योजना है, इसको हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। और इसके बाद आपका एक चैप्टर रह गया है एनसीएफ 2009। एनसीएफ 2009 हम कल कंप्लीट करवा देंगे, यानी कि कल आपका ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और इसको आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा दोस्तों, और बहुत अच्छे से आप लोगों ने मेरा भी बहुत ही उत्साहवर्धन किया। लगातार आप लोगों ने लाइक किया, अच्छे से कमेंट किए। अब यहाँ पर ये जो योजना है इसको आप लोग प्लीज बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जो मिड डे मील योजना थी, जिसे आज हम मध्याह्न भोजन योजना या पोषाहार वितरण योजना कह सकते हैं, तो इसकी शुरुआत आखिर में कैसे हुई दोस्तों? 15 अगस्त 1995 में सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम स्कूल में बच्चों को राशन देंगे। कितना राशन देंगे? 3 किलो पर मंथ गेहूं देंगे या चावल देंगे, जहां पर भी जिस तरीके की पैदावार होगी जिस भी राज्य में, वो अनाज हम देंगे। लेकिन ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ा सरकार को? इसका रीजन था कि सरकार ने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो स्कूल में आते हैं और इंटरवल के टाइम में वो टिफिन नहीं ला पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके घर में अनाज नहीं होता खाने को, उनको सही से पोषण नहीं मिल पाता है। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से चले जाते हैं घर खाना खाने के लिए और फिर वो स्कूल नहीं आते हैं। तो सरकार दे तो रही थी 3 किलो पर मंथ गेहूं, लेकिन उसके बाद भी ना तो बच्चों का स्वास्थ्य सुधर रहा था और ना ही बच्चों की साक्षरता दर बढ़ रही थी। 1995 से स्टार्ट तो हो गया था, बच्चों को लगातार अनाज दिया जा रहा था, लेकिन इसका कुछ असर नहीं हो रहा था। तो सरकार ने जब इस पर सर्वे करवाया आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चों को हम गेहूं भी दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, फिर भी बच्चों के स्वास्थ्य में भी नहीं सुधार हो रहा, बच्चे स्कूल भी नहीं आ रहे हैं बराबर। तो पता चला दोस्तों कि कुछ बच्चों के माता पिता क्या करते थे, जो अनाज मिलता था इसको बेच देते थे। इसको बेचने के बाद जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना घर चला लेते थे, उससे कोई और काम कर लेते थे, अपना जरूरी काम कर लेते थे, लेकिन वो खाने में उसको नहीं यूज करते थे कि हाँ बच्चे के लिए, अगर बच्चे को मिला है ये 3 किलो राशन, तो बच्चे के लिए इससे हम कुछ ले आए। तो वो क्या करते थे, वो अपनी जरूरतों को उससे पूरा कर लेते थे या फिर परिवार की जरूरतों को पूरा कर देते थे, कोई चीज उससे और खरीद लेते थे, लेकिन बच्चों को पोषाहार नहीं मिल पाता था। फिर सरकार ने सोचा फिर अब हमें कोई और योजना बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये योजना तो काम कर नहीं रही है, बच्चों के माता पिता तो गेहूं चावल बेच दे रहे हैं। तो फिर सरकार ने सोचा क्यों ना हम एक काम करें, स्कूल में बच्चों के लिए खाना बनवाना शुरू कर दें। जब बच्चों को स्कूल में ही खाना मिलेगा तो बच्चे डेफिनेटली स्कूल आएंगे, क्योंकि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ही यही था कि साक्षरता की दर को बढ़ाना। साक्षरता की दर कब बढ़ेगी? जब बच्चे स्कूल आएंगे, सारे बच्चे स्कूल में आकर के पढ़ाई करेंगे तो साक्षरता की दर बढ़ेगी। तो इस तरीके से दोस्तों 1 सितंबर 2004 से विद्यालय में पका पकाया भोजन मिलने लगा। स्कूलों में रसोइया आने लगे, स्कूलों में राशन आने लगा और स्कूल में ही खाना पकने लगा, ताकि बच्चों को स्कूल में खाना मिल सके। दोस्तों, जब मिड डे मील योजना चलाई गई तो इसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिला और बच्चे लगातार स्कूलों में संख्या बढ़ने लगी बच्चों की, क्योंकि स्कूल में बच्चे पढ़ने भी आते हैं, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, बच्चों को साथ ही साथ खाना मिल रहा है। दोस्तों, इस तरीके से जो नामांकन है वो स्कूलों में बढ़ गया। अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं दोस्तों, तो मेरे यहाँ स्कूल में बहुत ही अच्छे से खाना बनता है और सभी बच्चे बहुत ही खुश रहते हैं स्कूल के खाने से, क्योंकि जो भी चीजें आती हैं बच्चों के लिए वो बच्चों को बहुत ही अच्छे से दी जाती हैं। बच्चों को हर मंडे को उन लोगों से पूछ के दिया जाता है कि तुम लोग कौन सा फल खाओगे, कौन सा फ्रूट खाओगे, बच्चे बताते हैं कौन सा फ्रूट खाएंगे। बच्चे इतने खुश होते हैं और बच्चे इसलिए भी कहीं ना कहीं नामांकन में वृद्धि हो गई है, नामांकन बढ़ गया कि हाँ स्कूल में पढ़ाई भी अच्छी होती है, स्कूल में खाना भी अच्छा मिलता है और स्कूल में हम मस्ती भी कर लेते हैं।
तो कहीं न कहीं अगर स्कूल का स्टाफ अच्छा है, स्कूल में सारी व्यवस्था अच्छी है और मिड डे मील भी अच्छा मिल रहा है, तो बच्चे उससे बहुत प्रभावित होते हैं, बच्चों के माता-पिता भी बहुत प्रभावित होते हैं। और अगर आपके स्कूल में कोई अधिकारी आ गया, कोई चेकिंग करने के लिए आ गया या फिर कोई गाँव गाँव के ही आस-पास का कोई व्यक्ति आ गया, तो वो भी देखता है कि हाँ, स्कूल में कितना अच्छा खाना मिला है। कभी-कभी तो गाँव के लोग भी आ गया कोई, तो डेफ़िनेटली वो लोग भी खाना, अगर इंटरवल के टाइम आए हैं, तो वो लोग भी खाना खा के स्कूल आ जाते हैं। तो इतना इतना अच्छा भोजन बनता है। तो कहीं न कहीं दोस्तों ऐसा सारे स्कूलों में होना चाहिए। अगर खाना अच्छा मिलता है, बच्चों के अधिकार की जो चीज़ें हैं वो बच्चों को अगर अच्छे से दी जाएँ, तो डेफ़िनेटली स्कूलों में नामांकन निश्चित रूप से बढ़ता है। बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो, क्योंकि स्कूल में बच्चे किस लिए आते हैं स्कूल में? सबसे पहले तो उनकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएँ हैं, चाहे बच्चों का ड्रेस वितरण हो, चाहे बच्चों को जूता-मोजा देना हो, उनको किताबें देनी हो, उनको जितनी भी चीज़ें देनी हो, ये सभी चीज़ें बराबर अगर उनको मिल रही हैं और लगातार उनको उन सरकारी तरफ से जितनी भी योजनाएँ चलाई गई हैं, उन सबका लाभ बच्चों को दिया जा रहा है, तो बच्चे डेफ़िनेटली स्कूल में आएँगे और स्कूल में नामांकन की दर में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। दोस्तों, यहाँ पर जो मिड डे मील योजना है, इसने बहुत ही बड़ा प्रभाव छोड़ा और इससे बच्चों के नामांकन में निश्चित रूप से बहुत ही वृद्धि हुई। अब देखिए, मिड डे मील योजना के और भी क्या-क्या उद्देश्य थे। आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार के बच्चों को पोषाहार देकर शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को पूरा करना। दोस्तों, आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार के बच्चे थे या जिनके घर की आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी थी, ऐसे बच्चों को पोषाहार मिलने लगा, स्कूल का अच्छा बना-बनाया भोजन मिलने लगा रसोइया के द्वारा और बच्चों में जो विटामिन्स और मिनरल्स की कमी थी, ये भी पूरा होने लगा, क्योंकि स्कूल में बच्चों को आयरन की गोलियाँ भी दी जाने लगी, अभी भी दी जा रही हैं स्कूलों में, हमारे स्कूलों में भी बँट रही हैं ये सब गोलियाँ लगातार बच्चों के लिए। तो कहीं न कहीं दोस्तों, इन सभी चीज़ों से अगर देखा जाए, तो जो बच्चों के नामांकन में वृद्धि है, वो निश्चित रूप से होने लगी और ये जो योजना है मिड डे मील योजना, ये मील का पत्थर साबित हुई प्राथमिक शिक्षा के लिए। अब देखिए, बच्चों को विद्यालय आने के लिए आकर्षित करना। दोस्तों, बच्चे इतने खुश होते हैं स्कूल में आकर के, उन लोगों को पहले से पता रहता है कि आज स्कूल में क्या बनेगा। आज आज ये दिन है, आज सोमवार है तो आज सब्जी-रोटी बननी है, मंगलवार है तो दाल-चावल बनना है, उन लोगों को अच्छे से पता रहता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल घर से खाना खा के नहीं आते हैं कि हाँ, स्कूल में खाना खाएँगे, स्कूल में खाना अच्छा मिलता है। और कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके घर पे खाना तैयार ही नहीं होता है। तो 90% बच्चे तो दोस्तों ऐसे मिल जाते हैं मुझे स्कूल में, जो खाना खा के घर से आते ही नहीं है, कुछ नहीं खा के आते हैं वो लोग, स्कूल में ही खाएँगे। तो आप समझ लीजिए कि अगर स्कूल में खाना अच्छा बनता है, तो बच्चों का जो शारीरिक विकास है, वो भी अच्छे से होगा, मानसिक विकास वो भी अच्छे से होगा और बच्चों को सही से पोषण भी मिलेगा। तो इसलिए जो मिड डे मील योजना है, ये बहुत ही अच्छी योजना है और अब देखिए, इसका एक उद्देश्य ये भी है, बच्चों को स्वस्थ एवं हिष्ट-पुष्ट बनाना और शिक्षा में ह्रास और अवरोधन को समाप्त करना। ह्रास और अवरोधन के बारे में दोस्तों मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि ह्रास का मतलब क्या होता है और अवरोधन का मतलब क्या होता है। ह्रास का मतलब होता है कि बच्चा स्कूल में आ रहा था, वो कुछ दिन तो स्कूल में आया, लेकिन उसके बाद उसने एकाएक स्कूल आना बिल्कुल बंद कर दिया और फिर केवल और केवल उसका नाम ही लिखा रह गया स्कूल में, वो स्कूल आया ही नहीं। और अवरोध क्या होता है? अवरोध का मतलब ये होता है कि बच्चा स्कूल में आया, उसने सही से पढ़ाई नहीं की या फिर वो रेगुलरिटी नहीं बना के रखा स्कूल में और जिसके कारण वो अपनी कक्षा में फेल हो गया, तो ये हो गया अवरोध। तो इस तरीके से शिक्षा में ह्रास और अवरोध की जो समस्या है, इसको भी कम करने की कोशिश की गई। जब बच्चा रोज स्कूल आएगा, उसको पता है रोज हम स्कूल आएँगे तो हमको अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, अपने साथियों के साथ मस्ती करने को, खेलने को भी मिलेगा और अच्छा खाना भी मिलेगा। तो इससे बच्चों का जो ह्रास और अवरोधन की समस्या थी स्कूलों में, वो भी कुछ कम हो गई। अब देखिए, यह योजना केंद्र और राज्य के सहयोग से चलाई जा रही है। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। इस योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल कर के काम कर रही हैं और तभी आज ये योजना, मिड डे मील योजना बिल्कुल सफल है और अगर सभी स्कूलों में ये अच्छे से चलाई जाए तो और भी सफल है दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने खुद देखा है कि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, नामांकन में भी फ़र्क पड़ता है और आपके स्कूल की जो छवि है वो भी अच्छी बनती है। अगर आपके स्कूल में सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, उसका सही से पालन हो रहा है, सभी चीज़ें बच्चों को सही समय पर मिल रही हैं, तो बच्चे डेफ़िनेटली उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं और लगातार आपके स्कूल में नामांकन भी हर साल नामांकन में भी वृद्धि होती है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो मिड डे मील योजना है, इसके अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें हैं ये आपने देखा, लेकिन यहाँ पर आपको 2 डेट अच्छे से याद रखना है। कौन-सा ये योजना प्रारंभ कब हुई? 15 अगस्त 1995 से। एकदम बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए, 15 ऑफ अगस्त
1995 में ये स्टार्ट हुई। लेकिन विद्यालय में पका पकाया भोजन कब से मिलने लगा? 1 सितंबर 2004 से। तो याद रखिएगा 1 सितंबर 2004 से विद्यालय में पका पकाया भोजन मिलना स्टार्ट हुआ। और इसके पहले क्या था? इसके पहले था कि केवल बच्चों को राशन दिया जाए, लेकिन 1 सितंबर 2004 से बच्चों को स्कूल में ही पका पकाया भोजन खाने को मिलने लगा। तो इस तरीके से दोस्तों अब ये जितनी भी योजनाएं थी सरकार द्वारा चलाई गई सभी समाप्त हो गई। अब केवल और केवल राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009 के बारे में आपको पढ़ना है। बस केवल एक टॉपिक और आपका बचा हुआ है। इस तरीके से आपका सेकेंड पेपर भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पेपर ऑलरेडी हम कंप्लीट करवा चुके हैं आप लोगों का। तो जो दोनों एजुकेशन के मेन पेपर थे आपके 50-50 नंबर वाले, ये समाप्त हो गए हैं। दोस्तों 50 नंबर का ही पेपर आपका सामाजिक विज्ञान भी होता है। इसमें भी हमने इतिहास विषय को कंप्लीट कर लिया है, भूगोल भी हम खत्म करने वाले हैं और इसके बाद नागरिक शास्त्र भी कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। आपके सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं नोट्स के माध्यम से। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें और अपने सभी फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करते रहें, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, जहां पर भी आपको लगे कि आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है और आप लोगों को यहाँ पर शेयर करना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमारे वीडियोस को देख सके। क्योंकि दोस्तों आप लोग की क्लासेस नहीं चल रही है इस समय, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग लगातार ऑनलाइन स्टडी करते रहिए। और दोस्तों जितने भी सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ाए हैं, आपके सातों सब्जेक्ट पढ़ाए हैं और सातों सब्जेक्ट का हम लोगों ने पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है अलग अलग। आपको सभी विषयों की प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप आसानी से देख सकते हैं। ये जो आपका सेकेंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसके भी सभी वीडियोस का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पर टारगेट यूपी टेट सीटेट को सर्च करके वहां से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और लगातार आप लोग ऐसे हमारे सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। और जहां कहीं भी कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।